चैप्टर्स 937, 938, 939, 940। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 937 जिंदगी और मौत का खेल इमॉर्टल एपर्चर। स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड में जो गू फॉर्मेशन था वो ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू ने नहीं बनाया था। वो एक रैंक 8 का महान एक्सपर्ट था, लेकिन वो ऐसा गू फॉर्मेशन नहीं बना सकता था। इस गू फॉर्मेशन को बनाने के लिए ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू खुद नॉर्दर्न प्लेन्स के नंबर 1 फॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल सन मिंगलू से मदद मांगने गया था। सन मिंगलू एक राइचस पाथ का गू इमॉर्टल था। उसका कैरेक्टर बहुत फर्म था और उसने कोऑपरेट करने से माना कर दिया। ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू जानता था कि वो जबरदस्ती नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपना स्टेटस नीचे किया और उससे कई बार मदद मांगी। 7 बार बुलाने के बाद जब ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू ने आखिरी बार लेडी वैनशो का जिक्र किया, तब जाकर सुन मिंगलू आखिरकार मान गया। भले हाई सन मिंगलू एकदम फर्म विल वाला इंसान था, लेकिन वो प्यार और वफादारी की बहुत कदर करता था। ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू अपनी प्यारी बीवी के लिए रिफाइनमेंट पाथ गू फॉर्मेशन बनवा रहा था। उनका प्यार देखकर वो पिघल गया और इसलिए उसने मदद कर दी। उस जमाने में नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल वर्ल्ड में इस बात का बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। फैंग युआन की पिछली लाइफ में सन मिंगलू ने सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल से जबरदस्त जंग लड़ी थी। उसने एक ऐसा गू फॉर्मेशन बनाया था जिसने सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स को आगे बढ़ने से रोक दिया था। आखिर में गू फॉर्मेशन टूट गया और सुन मिंगलू मारा गया। उसकी मौत के बाद किसी ने उसकी बायोग्राफी लिखी। लेस देन ग्रेटर देन में ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू के बुलाने वाली बात साफ साफ लिखी हुई थी। इस गू फॉर्मेशन के बचे हुए हिस्सों से मेरा जो अंदाजा है, इसमें कम से कम 30 लेयर्स हैं। सन मिंगलू ने जो 12 लेयर्ड गू फॉर्मेशन बनाया था, उसकी वजह से वो नॉर्दर्न प्लेन्स का सबसे बड़ा, सबके द्वारा माना गया नंबर 1 फॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल बन गया था। तो फिर जिस गू इमॉर्टल ने यहां ये अरेंजमेंट किया है, वो जरूर एक ग्रेट ग्रैंड मास्टर होगा, या शायद सुप्रीम ग्रैंड मास्टर भी हो सकता है। सुप्रीम ग्रैंड मास्टर, ग्रेट ग्रैंड मास्टर से भी ऊपर का लेवल, एकदम अलग ही दुनिया। जैसे कि रिफाइनमेंट पाथ के 3 सुप्रीम ग्रैंड मास्टर्स, लॉन्ग हेयर एंसेस्टर, ओल्ड एक्सेंट्रिक टिएन नान और ओल्ड इमॉर्टल कॉन्ग जू। ये तीनों अपने आप में अनोखे थे। उनकी अचीवमेंट्स ऐसी थी जिन्हें कोई पार नहीं कर सकता था। फूड पाथ गू फॉर्मेशन, फैंटम पाथ गू फॉर्मेशन, मेटल पाथ गू फॉर्मेशन, स्ट्रेंथ पाथ गू फॉर्मेशन। फैंग युआन की एड़ तेजी से चमकी। उसकी नजर पर्पल रेत को चीरते हुए गू फॉर्मेशंस के सारे निशानों को देख रही थी। धीरे धीरे उसका दिल बैठने लगा। वो अपना असली मकसद नहीं भूला था। सिचुएशन को देखते हुए रिवाइवल मेथड मिलने की उम्मीद बहुत कम थी। ये सारे गू फॉर्मेशंस तबाही के कागार पर द अंदर के मॉर्टल गू बस जैसे तैसे जिंदा द और एक भी इमॉर्टल गू नहीं बचा था। शायद इसलिए क्योंकि सबसे स्ट्रांग चीजों पर ही सबसे ज्यादा जोर पड़ा होगा। ब्लास्ट में सारे इमॉर्टल गू तबाह हो गए, या फिर शायद 2-3 फूड पाथ गू फॉर्मेशंस उन्हें खाना नहीं खिला पाए और टाइम के साथ वो सब भूख से मर गए। आखिरकार फैंग युआन को सबसे नीचे एक बहुत ही टूटी फूटी हालत में विजडम पाथ गू फॉर्मेशन मिला। ये 7वां विजडम पाथ गू फॉर्मेशन था जो उसने खोजा था। गू फॉर्मेशन इतना टूटा फूटा था कि फैंग युआन को कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने एक नजर डाली और रियलाइज किया कि इस गू फॉर्मेशन में एक अनजान फायदा था। इस टूटे फूटे गू फॉर्मेशन में कुछ थॉट्स यानी विचार बचे हुए थे। यह थॉट्स पूरी तरह से रेस्ट की स्टेट में थे, शायद इस विजडम पाथ गू फॉर्मेशन के असर से। थॉट्स मतलब उनसे इंटरैक्ट किया जा सकता था। फैंग युआन ने गहरी सांस ली, अपनी पूरी ताकत लगाकर यूएस विजडम पाथ गू फॉर्मेशन को डिड्यूस करना शुरू किया। वो बहुत केयरफुल था। यह विजडम पाथ गू फॉर्मेशन एक ऐसी बिल्डिंग की तरह था जो कभी भी गिर सकती थी। फैंग युआन को बहुत हाई सावधानी से काम करना था। खैर, वो पहले से हाई एक विजडम पाथ ग्रैंड मास्टर था। उसका अटेनमेंट लेवल काफी हाई था। कुछ देर बाद उसने इस आसान से विजडम पाथ गू फॉर्मेशन को समझ लिया और आखिरकार उसमें घुसकर इस नाजुक गू फॉर्मेशन को कंट्रोल कर लिया। इसके बाद उसने अपने थॉट्स फॉर्मेशन में भेजे और अनरेस्ट कर रहे थॉट्स से इंटरैक्ट करना शुरू किया। 80 साल से ज्यादा लग गए, आखिरकार ये गू फॉर्मेशन पूरा हुआ। अगले कुछ 100 या हजारों सालों तक मैं यही गू रिफाइन करूंगा। मैं एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी बन गया। लाइफ की टेंशन तो नहीं है, लेकिन दिमाग उतना तेज नहीं चलता। इसलिए मैंने येलो से कहकर ये छोटा गू फॉर्मेशन बनवाया ताकि मेरे थॉट्स स्टोर हो सके और मेरी सोचने में मदद करें। ये गू फॉर्मेशन तो बहुत ही काम का है। ना सिर्फ गू रिफाइन करने में मदद करता है, बल्कि हमें हेवंस विल की नज़र से भी बचता है।
सिर्फ 200 सालों में मैंने 8 सोल पाथ इमॉर्टल गू सक्सेसफुली रिफाइन कर लिए, जिनमें से CHEH रैंक 7 के हैं और डू रैंक 8 के। हर साल वो मुझे ढेर सारे इमॉर्टल मटेरियल्स भेजते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे पास इतने इमॉर्टल मटेरियल्स होंगे कि इन्हें यूज हाई नहीं कर पाऊंगा। इतने सारे इमॉर्टल मटेरियल्स हैं, क्या मजा आ रहा है। अब मुझे अन अधूरे इमॉर्टल गू रेसिपीज पर काम शुरू करना चाहिए। आज गू रिफाइन करते वक्त एक अजीब हाई सरप्राइज मिला। मेन डिवाउर सोल इमॉर्टल गू की रेसिपी पूरी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर में एक अनजान इफेक्ट वाला इमॉर्टल गू रिफाइन हो गया। है तो ये भी सोल पाथ इमॉर्टल गू, लेकिन इसका इफेक्ट टेस्ट करने का काम मैं दूसरों पर छोड़ता हूं। मेरा गू रिफाइनमेंट फेल हो गया। मेरे 3 डिफेंसिव गू फॉर्मेशंस तबाह हो गए, यहां तक कि मेरा मेन रिफाइनमेंट पाथ गू फॉर्मेशन भी डैमेज हो गया। ट्रेजर येलो हेवन का वो झूठा, वो भी ईमान सौदागर। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक मिलावटी इमॉर्टल मटेरियल से धोखा देने की। मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा अपना गुस्सा निकालने के लिए। असबी ईमान सौदागर को सजा मिल गई। अजूर सच में कमाल का है। इंडिनो येलो आया और सारे गू फॉर्मेशंस ठीक कर दिए। मैं फिर से गू रिफाइन कर सकता हूं। पर्पल मुझे सावधान करने आया था। अजूर किसी मुसीबत में फंस गया है। पता चला कि जिस बेईमान गू इमॉर्टल ने मुझे धोखा दिया था वो हेवनली कोर्ट का एक प्यादा था। फेट ये अभी भी है। रेड लोटस डेमन वेनरेबल इसे पूरी तरह से नाश नहीं कर पाया। ये असमनहूस आसमान का साथी है। एक दिन ये जरूर तबाह होगा। अजूर की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। हम सातों में से किसी एक को भी खोना हम सबके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। साई मैंने हाई यूज नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसने अपना मन बना लिया है। शायद मैं अब वो ट्राई कर सकता हूं। जाने से पहले उसने वो सोल पाथ इमॉर्टल गू ले लिया था, तो इस इमॉर्टल गू का इफेक्ट ऐसा है। उम्मीद है कि इससे उसकी कुछ मदद हो। अजूर फेल हो गया। उसकी हालत बहुत तरस खाने लायक है। वो पूरी तरह से मिटने से बस एक कदम दूर है। येलो ने जैसे तैसे उसकी जान बचाई, लेकिन उसके जख्म ठीक नहीं हो सकते। इसे बस वक्त ही ठीक कर सकता है। इसमें कम से कम सैकड़ों या हजारों साल लगेंगे। हमारी सबसे बड़ी बैटल स्ट्रेंथ ऐप खत्म हो चुकी है। अजूर के फेल होने से मुझे एक बात पूरी तरह समझ आ गई, हमारे पुराने तरीके काम नहीं करेंगे। हम सब पैदाइशी फ्लॉड हैं। ये जमीन और आसमान हमारे अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ग्रीन होने के नाते मुझे जिंदगी और मौत के गहरे राज को समझना ही होगा। इस मिशन के लिए मुझसे बेहतर कोई नहीं है। हम तभी दोबारा शुरुआत कर सकते हैं जब मैं सच में रिवाइव होने का और एक जिंदगी से भरा इमॉर्टल एपर्चर हासिल करने का तरीका ढूंढ लूं। इस पॉइंट पर आकर फैंग युआन का दिल जोरों से धड़का। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। फिलहाल ऐसा लगता है कि यह एक बहुत ही स्ट्रांग और मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके मेंबर्स एक दूसरे को कोडनेम से बुलाते हैं, जैसे येलो, ग्रीन, पर्पल, अजूर। अगर इनके टोटल 7 मेंबर्स हैं, तो शायद ये रेनबो के रंग उस करते हैं। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, अजूर, ब्लू, पर्पल। फिलहाल के लिए मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को 7 रेनबोज बुलाऊंगा। फैंग युआन ने अपने दिमाग में चल रहे अनुमान रोके और फॉर्मेशन में अपने थॉट्स भेजना जारी रखा, फॉर्मेशन के अंदर के रेस्ट कर रहे थॉट्स से इंटरेक्ट करने के लिए। अगले थॉट्स में एक बहुत बड़ा गैप था। वो पहले की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर थॉट एक लंबे आस के बाद रिकॉर्ड किया गया था। मेरी कोशिश कामयाब हुई। आज मुझे एक और रिवाइवल मेथड मिला, लेकिन मेरे लिए ऐसे मामूली रिवाइवल मेथड का क्या मतलब? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ब्लू को एक गू इमॉर्टल इनहेरिटेंस मिला, जो सेंट्रल कॉन्टिनेंट में ओल्ड इमॉर्टल कॉन्ग जुए ने छोड़ा था। उसने 10 एक्सट्रीम फिजिक्स पर बहुत गहरी रिसर्च की थी। इससे मुझे बहुत फायदा हुआ, नहीं, बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। येलो और पर्पल ने मिलकर लिमिटलेस डेमन वेनरेबल का एक इनहेरिटेंस हासिल किया। हा, सच में लिमिटलेस डेमन वेनरेबल के लायक है। रूल पाथ में उसकी अचीवमेंट्स कमाल की हैं और शायद कभी कोई उनसे आगे नहीं निकल पाएगा। मैं भी उसके सामने कुछ नहीं हूं। लिमिटलेस डेमन वेनरेबल सही था। मौत में ही जिंदगी है, और जिंदगी में मौत, जिंदगी और मौत आपस में बदले जा सकते हैं। बस नॉर्मल हालत में जिंदगी से मौत की तरफ जाना एक नेचुरल प्रोसेस है, ये आराम से होता है। लेकिन मौत से जिंदगी की तरफ आना, ये बहुत ही मुश्किल है, जैसे नदी की धारा के खिलाफ तैरना। जबकि इमॉर्टल ज़ॉम्बीज जिंदगी और मौत के बीच अटके हुए हैं। वो जिंदगी और मौत के गहरे रहस्यों का जीता जागता सबूत हैं। जिंदगी के अपने फायदे हैं, मौत के अपने। एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी का इमॉर्टल एपर्चर भले हाई एक डेड एपर्चर हो,
लेकिन वो आसमानी आफतों और मुसीबतों से सेफ रहता है। ये मौत का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लिमिटलेस डेमन वेनरेबल का डायरेक्शन सही है, मुझे इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मुझे यकीन है कि मैं हैरान कर देने वाली अचीवमेंट्स हासिल करूंगा। मैं कामयाब हो गया। ये एक ऐसा रिजल्ट है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लिमिटलेस डेमन वेनरेबल कमाल का टैलेंटेड था, असल में वो कामयाबी से बस कुछ ही कदम दूर था। एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी का डेड एपर्चर बहुत कीमती है, इसके बहुत से उस हैं। ही, अगर ये रिजल्ट बाहर आ गया तो पूरा गू इमॉर्टल वर्ल्ड हिल जाएगा। मैं खुद भी इससे बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। इसके बाद फैंग युआन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वो और भी ज्यादा हैरान होता गया। उसकी ऊँग से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन साफ बदल गए। इन थॉट्स के मुताबिक जब एक गू इमॉर्टल कल्टिवेट करता है तो यूज पहले एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी बनना चाहिए और एक डेड इमॉर्टल एपर्चर हासिल करना चाहिए। इसके बाद वो रिवाइव करेगा, जिससे उसे एक लाइफ एंड डेथ इमॉर्टल एपर्चर मिलेगा। इस इमॉर्टल एपर्चर की 2 लेयर्स होंगी, एक जिंदगी की और दूसरी मौत की। जिंदगी और मौत एक साथ रह सकेंगे और आपस में बदल भी सकेंगे। यह गू इमॉर्टल को कल्टिवेशन या ट्रिब्यूलेशन से गुजरने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। जिंदा गू इमॉर्टल्स वाइटैलिटी से भरे होते हैं और मौत को कंट्रोल नहीं कर सकते। नॉर्मल इमॉर्टल ज़ॉम्बीज के डेड एपर्चर में डेथ एनर्जी होती है, उनके पास मौत है, जिंदगी नहीं। वो सिर्फ मौत के रहस्यों को समझ सकते हैं। पहले वाले, जिंदा, के पास इतनी वाइटैलिटी होती है और इतनी किस्मत के साथ आसमान बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। इसलिए हर कुछ वक्त में हेवनली ट्रिब्यूलेशंस और अर्थली कैलामिटीज आती हैं ताकि गू इमॉर्टल को नुकसान हो। दूसरे वाले, ज़ॉम्बी, के पास डेथ एनर्जी भरी होती है और कोई कैलामिटीज या ट्रिब्यूलेशंस नहीं आती, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और कल्टिवेशन रिसोर्सेज नहीं रख सकता। फैंग युआन ने जब असेंशन किया था तो उससे जो इमॉर्टल एपर्चर मिला था वो अब तक आधे से ज्यादा टूट चुका था। वक्त के साथ ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा, पूरा इमॉर्टल एपर्चर खत्म हो जाएगा। टैब, फैंग युआन के पास सिर्फ उसका मॉर्टल डेड एपर्चर बचेगा। लेकिन इस कल्टिवेशन मेथड के हिसाब से मेन डेड एपर्चर को कोर की तरह इस्तेमाल कर सकता हूं और रिवाइवल के प्रोसेस में जिंदगी और मौत को फ्यूज कर सकता हूं, उन्हें एक ही एपर्चर में कंडेंस करके लाइफ एंड डेथ इमॉर्टल एपर्चर बना सकता हूं, ताकि मैं जिंदगी और मौत को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकूं। इस लाइफ एंड डेथ इमॉर्टल एपर्चर के साथ आगे आने वाले हेवनली ट्रिब्यूलेशंस और अर्थली कैलामिटीज की ताकत आधी हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे मिलने वाले डाउ मार्क्स बिल्कुल भी कम नहीं होंगे। फैंग युआन का दिल जोर से हिला। कोई भी गू इमॉर्टल इससे सुनकर हिल जाता। अगर ये मेथड सच में काम करता है तो ये पूरे गू इमॉर्टल वर्ल्ड को हिला कर रख देगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी। चैप्टर 938 शहर में कामयाब वापसी एक बुश की आवाज के साथ। यक्षा ऑक्टोपसेस की गुफा के एक कोने में एक हरी रोशनी तेजी से चमकी और आसपास का अंधेरा दूर हो गया। जैसे ही वो हरी रोशनी कम हुई, एक फिगर वहां प्रकट हुआ जहां पहले कुछ नहीं था। यह फैंग युआन था, जिसने अभी अभी असगू फॉर्मेशन से बनी स्पेस से बाहर कदम रखा था। उसने फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल इमॉर्टल गू का इस्तेमाल किया था और ये जगह उसने पहले से ही आने के लिए तैयार कर रखी थी जब वो यक्षा ऑक्टोपसेस की जमीन के नीचे की गुफा एक्सप्लोर कर रहा था। उसने यहां बहुत से मॉर्टल गू सेटअप किए थे, जिससे एक सिंपल और कच्चा गू फॉर्मेशन बन गया था। इससे ज्यादा कुछ किया भी नहीं जा सकता था। फैंग युआन का फॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट बहुत लो था, वो बस इस लेवल के गू फॉर्मेशंस हाई यूज कर सकता था। गू फॉर्मेशन ने ज्यादातर डिस्टर्बेंस को तो छिपा लिया, लेकिन फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल आखिरकार एक इमॉर्टल गू था। जैसे हाई फैंग युआन वहां प्रकट हुआ, यह मॉर्टल गू फॉर्मेशन तुरंत टूट गया और कुछ और लीक हो गया। फैंग युआन ने जल्दी से अपने मेथड्स का इस्तेमाल करके इन निशानों को मिटाया, लेकिन जल्द ही उस सुनसान जानवरों, डेसोलेट बीस्ट्स के गुर्राने और गुफा में यक्षा ऑक्टोपसेस की हरकत की आवाजें सुनाई दी। आसपास के यक्षा ऑक्टोपसेस पहले ही वापस आ गए क्या? फैंग युआन की ईद में तेज रोशनी चमकी। उसने तेजी से एक्शन लिया, यक्षा ऑक्टोपसेस के वापस आने से पहले इमॉर्टल गू का ऑरा मिटाया और जल्दी से वहां से निकल गया। यक्षा ऑक्टोपसेस ने इमॉर्टल गू का ऑरा फील किया और उत्तेजित हो गए, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो कोई निशान नहीं बचा था। ऑक्टोपसेस ने इधर उधर देखा और कुछ नहीं मिला। उनका शक धीरे धीरे खत्म हो गया और वो मुड़कर चले गए। अगर वो गू इमॉर्टल्स होते तो उन्हें इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता था। डेसोलेट बीस्ट्स में अकल की कमी थी, इसलिए फैंग युआन उन्हें आसानी से हैंडल कर सका। थोड़ी देर बाद वो माउथ अर्थवर्म वाले बैटलफील्ड पर वापस पहुंचा।
वहां का सीन एकदम खराब हो चुका था। ज्यादातर यक्ष ऑक्टोपसेस जा चुके थे, जबकि नॉर्दर्न प्लेन्स के इमॉर्टल ज़ॉम्बीज कहीं नजर नहीं आ रहे थे। एक बहुत बड़ी खाई, जैसे अर्थ ट्रेंच पर एक लंबा सा GHAAV फैंग युआन के सामने थी। फैंग युआन के होठों पर मुस्कान आ गई, वो चुपचाप मुस्कुराया। वो जानता था कि ये खाई माउथ अर्थवर्म ने खोदी थी। माउथ अर्थवर्म्स ऐसे जीव द जो ZYA डेटार जमीन के नीचे रहते हैं। वो अपना ज्यादातर वक्त वहीं बिताते हैं, सिर्फ शिकार करने के लिए ऊपर आते हैं। शिकार को तेजी से निगलने के बाद वो वापस मिट्टी में घुस जाते हैं और हिलना बैंड कर देते हैं। साथ ही उनका शरीर हैरान कर देने वाली तेजी से सिकुड़ता है, एक मोटे ताजे गुब्बारे से बांस की तरह पतला हो जाता है। इस वक्त उनके शरीर का मोटा मांस आपस में कसकर दब जाता है। उनके मांस में एक अनोखा सिस्टम होता है, अनगिनत न्यूक्लियर हड्डियों के दांत, जो घूमकर शिकार को मांस और खून में पीस देते हैं। इस माउथ अर्थवर्म ने मुझे निगल लिया था, लेकिन मैंने इसके शरीर के अंदर HI फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल किया और भाग निकला। अपना शिकार पकड़ने में फेल होने के बाद ये जरूर गुस्से में नॉर्दर्न प्लेन्स के इमॉर्टल ज़ॉम्बीज से लड़ेगा। माउथ अर्थवर्म उनका मुकाबला नहीं कर सकता, उसके पास दिमाग नहीं है, उसका हारना तय है। लेकिन इस जंगली जानवर में बच निकलने की इंस्टिंक्ट है और वो इसमें बहुत माहिर है। जैसे ही उसको कुछ हद तक चोट लगेगी, वो मिट्टी में घुस जाएगा और लड़ाई से भाग जाएगा। फैंग युआन की ईंट में एक अजीब सी चमक थी। अगर ऐसा ना होता तो वो इमॉर्टल ज़ॉम्बीज की नजरों से बचने के लिए माउथ अर्थवर्म को इस्तेमाल करने का रिस्क नहीं लेता। पहले डार्क फ्लोर जायंट सिटी में यूज ड्रैगन कमांडर ये चा और बाकियों के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी। वो जानता था कि उनके पास जमीन के नीचे छुपे माउथ अर्थवर्म से निपटने का कोई इफेक्टिव तरीका नहीं था। उनके इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स माउथ अर्थवर्म के शरीर पर मौजूद ढेर सारे अर्थ पाथ डाउ मार्क्स को पार नहीं कर सकते थे, इसलिए फैंग युआन ने उसके शरीर के अंदर फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल इमॉर्टल गू इस्तेमाल करने की हिम्मत की। इसलिए भले हाई नॉर्दर्न प्लेन्स के इमॉर्टल ज़ॉम्बीज में ज्यादा थे और उनकी बैटल स्ट्रेंथ भी जबरदस्त थी, वो कुछ वक्त तक इस माउथ अर्थवर्म का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। खासकर जब माउथ अर्थवर्म लड़ना ही नहीं चाहता था और अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था। बैटल स्ट्रेंथ हाई सब कुछ नहीं होती। जैसे कि रैंक 8 कल्टिवेशन लेवल वाला ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू, जो याओ हुआंग और हेवनली लॉर्ड बाइजू दोनों से लड़ सकता था और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर सकता था, उसकी बैटल स्ट्रेंथ कमाल की थी। लेकिन गू फॉर्मेशन बनाने के लिए उस फिर भी सुन मिंगलू से 7 बार पूछना पड़ा। रैंक 9 वेनरेबल्स के साथ भी ऐसा ही था। गू इमॉर्टल्स के इतिहास में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने लॉन्ग हेयर एंसेस्टर से उनके लिए गू रिफाइन करने को कहा था। गू कल्टिवेशन में हर तरह के पथ होते हैं, इसका मतलब है कि हर कोई अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है। भले ही कोई एक पथ में रैंक 9 तक पहुंच जाए, वो दूसरे एरियाज में कमजोर रहेगा ही। आखिरकार उनकी एनर्जी की भी एक लिमिट होती है, जब तक उनके पास बहुत वक्त ना हो या कोई खास किस्मत का साथ ना हो। माउथ अर्थवर्म भागा, जबकि नॉर्दर्न प्लेन्स के इमॉर्टल ज़ॉम्बीज ने उसका पीछा किया। लड़ाई के निशान रास्ते में बिखरे पड़े थे। इस सफर के दौरान बहुत कुछ देखा जा सकता था, धमाकों से बने गद्दे, खाइयों में खून जो शायद माउथ अर्थवर्म का था। इसके अलावा अर्थ ट्रेंच के दूसरे जीवों की लाशों के टुकड़े भी जो इस अफरा तफरी में फंस गए थे। जिंदा रहने के लिए माउथ अर्थवर्म अपनी पूरी जान लगा रहा था। इससे फैंग युआन को अपने निशान छुपाने में काफी मदद मिली। एक तरफ पीछा हो रहा था तो दूसरी तरफ कोई भाग रहा था। इस तरह से ये लंबा बैटलफील्ड बन गया था। रास्ते में इतनी जबरदस्त लड़ाई के निशान देखकर फैंग युआन हल्के से मुस्कुराया। भागने के लिए माउथ अर्थवर्म जरूर घबरा गया होगा और नॉर्दर्न प्लेन्स के इमॉर्टल ज़ॉम्बीज को दूसरे खतरनाक जानवरों के इलाकों में ले गया होगा। अच्छा है, यह सीन जितना केओटिक होगा, मेरे लिए उतना ही फायदेमंद है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने पहले कैलकुलेट किया था। इसके बाद फैंग युआन लड़ाई के निशानों का पीछा करते हुए तेजी से उड़ा। उसका शरीर अंधेरे में डूब गया। नॉर्दर्न प्लेन्स के इमॉर्टल ज़ॉम्बीज उदास होकर उड़ रहे थे। उनके जख्म हल्के नहीं थे, वो बुरी हालत में थे, चेहरे पर राख जमी हुई थी। ए फ्लैट, हम क्या करें? जिंग शियांगजी मर गया, हम लेडी ब्लेजिंग हेवन डीमनेस को क्या जवाब देंगे? साई, हमने अपनी पूरी कोशिश की। रास्ते में माउथ अर्थवर्म पर हमला करते हुए हम 5 खतरनाक जानवरों के इलाकों से गुजरे, जिनमें से 3 एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स थे। याद रखो, यह अर्थ ट्रेंच है। मैंने पहले कभी इतना पागलपन नहीं किया। बदकिस्मती से हमारी सारी मेहनत बेकार गई। यह माउथ अर्थवर्म एसिड के दलदल में गिर गया और पूरी तरह से पिघल गया। जिंग शियांगजी भी नहीं बच सका।
हम उसके लिए अपनी जान तो नहीं दे सकते, है ना? मेरी मानो तो जिंग शियांगजी बहुत लापरवाह था। अर्थ ट्रेंच में इतनी लापरवाही, वो सीधे सीधे मौत को दावत दे रहा था। इमॉर्टल ज़ॉम्बीज धीरे धीरे बात कर रहे थे, सिर्फ उनका लीडर ड्रैगन कमांडर ये चुप था। इन लोगों में उसका स्टेटस सबसे ऊंचा था, वो लीडर था, इसलिए जिंग शियांगजी की मौत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी पर थी। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस के बारे में सोचकर ड्रैगन कमांडर ये का दिल बहुत भारी हो गया। दोस्तों, आखिरकार हम फिर मिल गए। फैंग युआन जिंग शियांगजी के रूप में इमॉर्टल ज़ॉम्बीज के सामने प्रकट हुआ। एक झटके में नॉर्दर्न प्लेन्स के इमॉर्टल ज़ॉम्बीज हैरान रह गए। जिंग शियांगजी, डॉक्टर यिन शैन चिल्लाया, उसकी हिंग में खुशी साफ झलक रही थी। दूसरे इमॉर्टल ज़ॉम्बीज का भी यही हाल था, यहां तक कि लैंडलॉर्ड ले यू ने भी फैंग युआन को देखा तो यह बूढ़ा आदमी बहुत अच्छा लग रहा था। तुम बचे कैसे? एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी ने पूछा। ये सवाल सबके दिमाग में था। कई नजरें फैंग युआन के चेहरे पर टिकी हुई थी। फैंग युआन इसके लिए पहले से तैयार था। उसने अपनी कहानी सुनाई। अरे क्या बताऊं, जब मेन माउथ अर्थवर्म के पेट में फंसा था तो चारों तरफ से मांस मुझे दबा रहा था और नगिन दांत घूमने लगे। इस खतरनाक हालत में मैंने अपने इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करके एक इमॉर्टल किलर मूव यूज किया और खुद को स्टार आइस में सील कर लिया। ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव मूव है, इसने अन दांतों को रोक लिया। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था, मैं बिल्कुल हिल नहीं सकता था, ना सिर्फ मेरा शरीर बल्कि मेरे थॉट्स भी, इसलिए मैं सोच भी नहीं पा रहा था। स्टार आइस बस थोड़ी देर के लिए ही रहती है, लेकिन मुझे यकीन था कि तुम सब मुझे बचाने आओगे। मुझे बस स्टार आइस के पिघलने का इंतजार करना था, और जब मुझे आज़ादी मिली तो मैंने खुद को एक मलबे के ढेर के नीचे पाया। तो ये बात थी। डॉक्टर यिन शैन को समझ आ गया। जिंग शियांगजी जरूर तब बाहर गिर गया होगा जब हम माउथ अर्थवर्म का पीछा कर रहे थे और यूएस केओटिक लड़ाई में उसके शरीर पर घाव बन रहे थे। बाल बाल बचे, बाल बाल बचे। जिंग शियांगजी, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी। इमॉर्टल ज़ॉम्बीज को कोई शक नहीं हुआ। ड्रैगन कमांडर ये ने राहत की सांस ली, ये अच्छा हुआ। क्या तुम्हें अभी भी स्टार नाइट म्यूकस कलेक्ट करना है? फैंग युआन का चेहरा बदल गया, उसने एक झिझक भरा एक्सप्रेशन दिखाया और बोला, छोड़ो यार, अभी मेरी किस्मत खराब चल रही है, चलो पहले वापस चलकर आराम करते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इमॉर्टल ज़ॉम्बीज ने एक दूसरे को देखा, मन हाय मन जिंग शियांगजी के डरपोकपन पर हंस रहे थे। लेकिन इतनी जबरदस्त लड़ाई के बाद उनकी हालत भी खराब थी, इसलिए सब डार्क फ्लोर जायंट सिटी वापस जाकर आराम करने पर राजी हो गए। बचा हुआ स्टार नाइट म्यूकस, ये बात की प्रॉब्लम थी। कुछ दिन बाद डार्क फ्लोर जायंट सिटी सीक्रेट रूम में रिफाइनमेंट पाथ गू फॉर्मेशन एक चमकदार रोशनी से जगमगा रहा था। रोशनी फैंग युआन के चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन अभी उसका दिमाग कहीं और था। पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, फैंग युआन ने मन ही मन कहा। वो गू फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके बाहर से गू रिफाइनमेंट मटेरियल्स प्रोसेस कर रहा था, लेकिन असल में वो अपने डेड एपर्चर के अंदर था, गू वॉर्म्स को कंट्रोल करके एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो बहुत सतर्क था। भले हाई यूज अर्थ ट्रेंच में एक रिवाइवल मेथड मिल गया था, लेकिन इसका सोर्स संदिग्ध था। फैंग युआन को एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट करना था कि यह इस्तेमाल करने लायक है या नहीं। सारे रिजल्ट्स ने साबित कर दिया कि यह रिवाइवल मेथड काम करता है। फैंग युआन एक्साइटेड और बहुत भावुक मूव्ड था। पीछे मुड़ कर देखें तो फैंग युआन इंपीरियल कॉर्ट ब्लेस्ड लैंड के तबाह होने के बाद से हाई रिवाइवल मेथड्स जमा कर रहा था और उस बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहला रिवाइवल मेथड जो उसने कलेक्ट किया था टाइम पाथ का था, वो था मैन एज बिफोर इमॉर्टल गू को टाइम एंकर इमॉर्टल गू के साथ इस्तेमाल करके खुद को रिवाइव करना। लेकिन भले हाई इस मेथड में बहुत पोटेंशियल था, ये सिर्फ एक अनुमान था। इसे पूरा करने के लिए यूज शार्क डेमन के साथ कोऑपरेट करना पड़ता और बहुत सारा टाइम और रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने पड़ते। इसके बाद फैंग युआन को डांग फैन चैंग फैन की सोल से पोजेशन का मेथड मिला। इसका इस्तेमाल करके वो अपनी इमॉर्टल ज़ॉम्बी स्टेट से छुटकारा पा सकता था। लेकिन अगर वो ये मेथड इस्तेमाल करता तो न सिर्फ इस बात पर सवाल उठता कि शरीर उसकी सोल के अनुकूल होगा या नहीं और शरीर की एप्टीट्यूड कैसी होगी, बल्कि उसका सेकंड अपर्चर जिसके लिए फैंग युआन ने इतनी मेहनत की थी वो हमेशा के लिए चला जाता। उसके बाद फैंग युआन को रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन में फंग जिन हुआंग से 10 एक्सट्रीम फिजिक इमॉर्टल असेंशन का इस्तेमाल करके इमॉर्टल ज़ॉम्बी स्टेट से छुटकारा पाने का एक मेथड मिला। यह मेथड तो और भी बेकार था, यह मॉर्टल गू मास्टर्स के लिए था। फैंग युआन पहले से हाई एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी था,
यूज इमॉर्टल असेंशन के लिए अपने पहले इमॉर्टल अपर्चर की जरूरत पड़ती। उसके पास 10 एक्सट्रीम फिजिक्स में से कोई भी नहीं था और उसकी एप्टीट्यूड भी काफी नहीं थी। भले ही उसके पास ब्लड स्कल गू था, उसके शरीर में पहले से हाइडाउ मार्क्स था, वो मॉर्टल गू का इस्तेमाल करके अपनी एप्टीट्यूड नहीं बढ़ा सकता था। आखिर में स्टारी स्काई ग्रोटो हेवन फ्रैगमेंट वर्ल्ड में फंग जिन हुआंग ने फैंग युआन को एक और रिवाइवल मेथड बताया। ट्रांसफॉर्मेशन पाथ से जुड़ी थियरी का इस्तेमाल करके एवरलास्टिंग गू के साथ मिलाकर वो एक परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन हासिल कर सकता था जो रिवाइवल के बराबर ही था। लेकिन एवरलास्टिंग गू को रिफाइन करने का तरीका क्या था, फैंग युआन नहीं जानता था। अगर किसी और के पास एवरलास्टिंग इमॉर्टल गू होता तो सिचुएशन और भी खराब होती। फैंग युआन ट्रांसफॉर्मेशन पाथ में भी ज्यादा माहिर नहीं था। ये सारे मेथड्स भले ही कामयाब हो सकते थे, उन सब में ड्रॉबैक्स दी और उन्हें आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता था। लेकिन जैसा कहते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इतनी उथल पुथल और मुश्किलों के बाद आखिरकार फैंग युआन को अपने लिए सबसे अच्छा और सबसे सूटेबल मेथड नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस के अर्थ फ्रेंच में मिल ही गया। चैप्टर 939 डुअल 10 एक्सट्रीम फिजिक रैंक 9 डेमन वेनरेबल। क्योंकि इसके क्रिएटर ने अभी तक इस मेथड का नाम नहीं रखा था, फैंग युआन ने इसे एक टेम्पररी नाम दिया, लाइफ एंड डेथ इमॉर्टल एपर्चर रिवाइवल मेथड। इस मेथड की असली कीमत बेशकीमती थी। अगर ये पब्लिक में लीक हो जाता तो पूरा कल्टिवेशन वर्ल्ड हिल जाता और दुनिया की मौजूदा हालत बदल जाती। अनगिनत गू इमॉर्टल्स, यहां तक कि दूर दराज में छुपे रैंक 8s भी तुरंत इस पर अपनी पूरी ताकत से रिसर्च करना और इस मेथड को इस्तेमाल करने की कोशिश करना शुरू कर देते। एक बार गू इमॉर्टल्स के एक बड़े हिस्से को ये मेथड मिल जाता तो उसके बाद से पांचों रीजन्स में गू इमॉर्टल्स की संख्या अचानक से और पहले कभी ना देखी गई तेजी से बढ़ने लगती। क्योंकि लाइफ एंड डेथ इमॉर्टल एपर्चर में जिंदगी और मौत दोनों के रहस्य दर, यह हेवनली ट्रिब्यूलेशंस और अर्थली कैलामिटीज की ताकत को कम कर सकता था। और ये कमी पूरे 50% तक की थी। इसका क्या मतलब था? गू इमॉर्टल्स की कल्टिवेशन जर्नी में दो मुश्किलें आती थीं जिन्हें उन्हें पार करना पड़ता था। एक थी लिमिटेड लाइफ स्पैन और दूसरी थी कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस की मौजूदगी। कल्टिवेशन लेवल बढ़ाने से लाइफ स्पैन नहीं बढ़ती थी, इसलिए गू इमॉर्टल्स को अपनी उम्र बढ़ाने के लिए हर तरह के दूसरे तरीके ढूंढने पड़ते थे। खैर, इस बात को अभी छोड़ो। अभी कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस पर जोर देना था। गू इमॉर्टल्स को वक्त वक्त पर कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस का सामना करना पड़ता था। हेवनली ट्रिब्यूलेशंस और अर्थली कैलामिटीज गू इमॉर्टल्स के सर पर लटकती एक जल्लाद की तलवार की तरह थीं। शांति के समय में ZYA डिटार गू इमॉर्टल्स कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस की वजह से हाई मार्क थे। इतिहास में न गिनत रिकॉर्ड्स और असल जिंदगी के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और अनुभव गू इमॉर्टल्स को बार बार याद दिलाते कि ये खतरे कितने भयानक और जानलेवा थे। कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस का कोई भरोसा नहीं था और उनकी ताकत बराबर नहीं थी, बल्कि उनकी डिफिकल्टी धीरे धीरे बढ़ती जाती थी। गू इमॉर्टल्स को अपनी कल्टीवेशन में मेहनत करनी पड़ती थी और अपनी ताकत लगातार बढ़ानी पड़ती थी ताकि उन्हें ट्रिब्यूलेशंस पार करने का चांस मिल सके। और कल्टीवेशन सिर्फ ऐसी वैसी बात नहीं थी, इसके लिए रिसोर्सेस चाहिए थे, जैसे इमॉर्टल मटेरियल्स, इमॉर्टल गू, इमॉर्टल किलर मूव्स, इमॉर्टल गू हाउसेज और भी बहुत कुछ। एक इमॉर्टल एपर्चर इमॉर्टल मटेरियल्स उगाने और हासिल करने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। क्योंकि इमॉर्टल एपर्चर का एनवायरनमेंट खास होता था, उसमें बहुत से डाउ मार्क्स होते थे और वो गू इमॉर्टल के लिए उनकी सिचुएशन के हिसाब से जरूरी इमॉर्टल मटेरियल्स उगा सकता था। इसके अलावा इमॉर्टल एपर्चर में टाइम पांचों रीजन्स के मुकाबले बहुत तेज चलता था, इसलिए इमॉर्टल मटेरियल्स को ज्यादा बार हार्वेस्ट किया जा सकता था और ओवरऑल ज्यादा फायदा मिलता था। एक और रीजन था, इमॉर्टल एपर्चर में कल्टिवेशन रिसोर्सेज उगाना बहुत सेफ था और उन्हें आसानी से अपने साथ ले जाया जा सकता था। इमॉर्टल मटेरियल्स को बाहर रखना काफी खतरनाक था। न सिर्फ उन्हें दूसरे लोग आसानी से छीन सकते थे, बल्कि ब्लेजिंग हेवन डीमनेस जैसे जिद्दी एक्सपर्ट्स भी हो सकते थे जो उन्हें हासिल न कर पाने पर उन्हें तबाह करने की कोशिश करते। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि हर हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थली कैलेमिटी का इमॉर्टल एपर्चर पर बहुत बुरा असर पड़ता था। गू इमॉर्टल्स के लिए कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस को पार करना ही कोई आसान काम नहीं था। अपने पूरे इमॉर्टल एपर्चर को नुकसान से बचाना तो लगभग इम्पॉसिबल था। इमॉर्टल एपर्चर में रखे कल्टिवेशन रिसोर्सेज अक्सर बहुत हद तक तबाह हो जाते थे। गू इमॉर्टल्स को अपनी कल्टिवेशन जारी रखने के लिए फिर से कल्टिवेशन रिसोर्सेज जमा करने पड़ते थे, कुछ को तो सब कुछ शुरुआत से शुरू करना पड़ता था। अगर ऐसा होता तो एक विशेष साइकिल बन जाता था। कल्टिवेशन रिसोर्सेज जमा करो, कल्टिवेट करो, ताकत बढ़ाओ, ट्रिब्यूलेशन पार करो, फिर से रिसोर्सेज जमा करो, कल्टिवेट करो,
धीरे धीरे ताकत बढ़ाओ और भी मुश्किल ट्रिब्यूलेशन पार करो। कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस मजबूत से मजबूत होती जाएंगी, जबकि उनके रिसोर्सेज को हर बार फिर से जमा करना पड़ेगा, जिससे गू इमॉर्टल की ताकत बढ़ने की स्पीड बहुत कम हो जाती थी। बहुत से गू इमॉर्टल्स की ताकत जरूरी स्पीड के साथ बढ़ने के लिए काफी नहीं होती थी, उनकी ग्रोथ कभी कभी रुक सी जाती थी, तो वो और भी भयानक कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस का सामना कैसे करते? इसलिए पुराने जमाने से अनगिनत गू इमॉर्टल्स हेवनली ट्रिब्यूलेशंस और अर्थली कैलामिटीज में सब कुछ खोकर मर गए। हु इमॉर्टल इसका एक पक्का एग्जाम्पल थी। उसने 4 अर्थली कैलामिटीज पार कर ली थी, लेकिन 5वीं कैलामिटी में उसका सामना एक ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो से हुआ और वो उसकी वजह से मर गई। उसका जुनून हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड की लैंड स्पिरिट में बदल गया, जिसे आखिरकार फैंग युआन ने हासिल कर लिया। ऑफ कोर्स, इस खतरे को कम करने का एक तरीका था, वो था कल्टिवेशन रिसोर्सेज को पहले ही बाहर निकाल देना। पहले फैंग युआन ने ऐसा किया था, लेकिन असल में बहुत कम गू इमॉर्टल्स ऐसा करते हैं। वो बेवकूफ तो नहीं, तो रीजन क्या था? रीजन था हेवनली ट्रिब्यूलेशंस और अर्थली कैलामिटीज का टारगेटिंग नेचर। फॉर इंस्टेंस, एक वुड पाथ गू इमॉर्टल जो कैलामिटी या ट्रिब्यूलेशन का सामना करने से पहले अपने सारे वुड पाथ रिसोर्सेज बाहर निकाल देता है, उसके ऊपर शायद फायर पाथ की कैलामिटी या ट्रिब्यूलेशन आ सकती है। ट्रिब्यूलेशन पार करने के बाद इमॉर्टल एपर्चर पर बहुत असर पड़ेगा, उसमें बहुत सारे फायर पाथ डाउ मार्क्स आ जाएंगे, जिससे एनवायरनमेंट और टेम्परेचर में बदलाव आएगा। जब वुड पाथ गू इमॉर्टल अपने पहले से बाहर निकाले हुए कल्टिवेशन रिसोर्सेज वापस लाएगा, तो उनमें से बहुत से रिसोर्सेज इस बिल्कुल नए एनवायरनमेंट में उगाने के लिए सूटेबल नहीं होंगे। इसके उल्टे, अगर वुड पाथ रिसोर्सेज ब्लेस्ड लैंड में रखे जाते और वुड पाथ ट्रिब्यूलेशन आती, तो इमॉर्टल एपर्चर के वुड पाथ डाउ मार्क्स बढ़ जाते, भले ही नुकसान होता, लेकिन इमॉर्टल एपर्चर का एनवायरनमेंट और भी बेहतर हो जाता। अनगिनत सफलता और असफलता के एग्जाम्पल्स, अनगिनत पूर्वजों के अनुभवों का सार एक बात साफ साबित करता था, ट्रिब्यूलेशन का सामना करते वक्त रिसोर्सेज को अंदर रखना उन्हें बाहर निकालने से ज्यादा समझदारी है, और गू इमॉर्टल की कल्टिवेशन जर्नी के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद है। फैंग युआन ने पहले अपने रिसोर्सेज बाहर निकाले थे, जिससे एक ब्लड पाथ कैलामिटी आई जो पिछले रिसोर्सेज की ग्रोथ के लिए बिल्कुल न उपयुक्त थी। हालांकि हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड उसके पथ के अनुकूल नहीं थी, इसलिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। बाद में जब ताई बाई यून शेंग ने अपने इमॉर्टल एपर्चर में कैलामिटी का सामना किया, उसने नुकसान कितना भी बड़ा हो, अपने रिसोर्सेज को अंदर रखने का फैसला किया, क्योंकि अर्थली कैलामिटी से गुजर रहा इमॉर्टल एपर्चर उसकी सबसे जरूरी नींव थी। सिर्फ इस तरह की इन्फॉर्मेशन समझने के बाद ही कोई लाइफ एंड डेथ इमॉर्टल एपर्चर मेथड की भयानक कीमत को सच में समझ सकता है। भले हाइगू इमॉर्टल्स आम लोगों से बहुत ऊंचे द कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस उनके सर पर लटकी रहती थी, उन्हें लगातार कल्टिवेट करना पड़ता था और अपनी कल्टीवेशन के हर फेज में बड़ी तरक्की करनी पड़ती थी और ज्यादा तरक्की करते रहना पड़ता था, तभी वो जिंदा रह सकते थे। लेकिन अगर उनके पास एक लाइफ एंड डेथ इमॉर्टल एपर्चर होता, तो सब कुछ अलग होता। ये सीधे कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस की ताकत को 50% तक कम कर देता था। कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस की ताकत में तेजी से कमी आने से उनके कल्टिवेशन रिसोर्सेज का नुकसान कम होता, जबकि हासिल किए गए डाउ मार्क्स की संख्या में कोई कमी नहीं आती। ये गू इमॉर्टल की कल्टीवेशन के साइकिल के लिए फायदेमंद होने के लिए काफी था। कल्टीवेशन रिसोर्सेज जमा करो, कल्टीवेट करो, ताकत बढ़ाओ, ट्रिब्यूलेशन पार करो। असली नींव के ऊपर कोई रिसोर्सेज जमा करना जारी रख सकता है और भी तेजी से कल्टीवेट कर सकता है, ताकत में और भी ज्यादा बढ़ोतरी महसूस कर सकता है और थोड़ी सी मजबूत ट्रिब्यूलेशन पार कर सकता है। सिर्फ एक जिंदा इमॉर्टल एपर्चर के साथ कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस मजबूत होती जाती। गू इमॉर्टल्स मुश्किल से ही उन्हीं सह पाते द, और जैसे जैसे उनकी कल्टीवेशन बढ़ती, उनके लिए आगे बढ़ना और भी मुश्किल हो जाता। और अगर उनके पास सिर्फ एक डेड इमॉर्टल एपर्चर होता, तो इमॉर्टल एपर्चर लगातार टूटता रहता, रिसोर्सेज तेजी से जमा नहीं किए जा सकते थे और तरक्की की कोई उम्मीद नहीं थी। ये सिर्फ एक बर्बादी का अंजाम था। लेकिन एक लाइफ एंड डेथ इमॉर्टल एपर्चर एक ऐसा साइकिल बनाता था जिससे गू इमॉर्टल की ताकत स्नोबॉल की तरह बढ़ती और जमा होती जाती और आगे आने वाले ट्रिब्यूलेशंस को पार करने का यकीन बढ़ता जाता। बिना किसी शक के ये एक ऐसी उपलब्धि थी जो मौजूदा दौर से कहीं आगे थी। ये पूरे गू इमॉर्टल वर्ल्ड को बदल सकता था, पूरी दुनिया में इनकलाब ला सकता था। गू मास्टर्स का इतिहास इसके बाद बदल जाता। ये सिर्फ एक रिवाइवल मेथड लग सकता है, लेकिन इसमें ऐसी दानव जैसी ताकत छिपी थी। सही से कहें तो ये अब सिर्फ एक सिंपल रिवाइवल मेथड नहीं था, यह कल्टीवेशन का एक नया तरीका था। यह टेक्निक जो लिमिटलेस डेमन वेनरेबल के कॉन्सेप्ट पर सुधार करके बनाई गई थी, बिना शक के
अनकल्टिवेशन मेथड से कहीं बेहतर थी जो न गिनत सालों से चले आ रहे थे। ऐसा महान काम अर्थ की हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिसिटी और कैलकुलेटर के आविष्कार जैसा था, उनकी अहमियत बहुत ज्यादा थी। ट्रेडिशनल गू मास्टर कल्टिवेशन मेथड्स रेंजू के ज़माने से चले आ रहे थे और तब से उनमें लगभग कोई बदलाव नहीं किया गया था। अगर लाइफ एंड डेथ इमॉर्टल एपर्चर मेथड पब्लिक हो जाता तो ये आइंस्टीन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी जैसा होता जो न्यूटन के पहले नियम को पलट देता। अगर कोई और गू इमॉर्टल होता तो शायद उन्हें कुछ वक्त के लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल होता। वो ये भी सोचते कि ये एक नामुमकिन सपना है, शायद इसे धर्म विरोधी भी माना जाता। आखिरकार इमॉर्टल ज़ॉम्बीज का स्टेटस नीचा था, जबकि ये मेथड उनके डेड इमॉर्टल एपर्चर्स को बहुत अहमियत देता था और उन्हें ऊंचा मानता था। लेकिन फैंग युआन की अपनी सोल अर्थ से थी, उसका दिमाग खुला हुआ था। गू कल्टिवेशन के ट्रेडिशनल तरीके की अथॉरिटी उसके दिमाग में गहरी नहीं जमी थी। इस वक्त उसका दिमाग तारीफों से भरा हुआ था। इंसान के तरीके वक्त के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, इतिहास लिखा जाता रहता है। गू कल्टिवेशन को पूरी तरह से साइंस का एक रूप माना जा सकता है। ये वक्त के साथ आगे बढ़ता और डेवलप होता रहता है। पुराने जमाने में वाकई अनगिनत बुद्धिमान और काबिल जीनियसेस द जिन्होंने शानदार और चमकदार उपलब्धियां हासिल की। लेकिन आने वाली पीढ़ियां उनके पूर्वजों के कंधों पर खड़ी होती हैं, उनकी नींव का इस्तेमाल करती हैं और इस वजह से वो और भी शानदार और चमकदार उपलब्धियां हासिल कर पाती हैं। जैसे कि इस मिस्टीरियस महान एक्सपर्ट इमॉर्टल ज़ॉम्बी ने जिसने लाइफ एंड डेथ इमॉर्टल एपर्चर रिवाइवल मेथड का आविष्कार किया था, वो ओल्ड इमॉर्टल कॉन्ग जुए के कंधों पर खड़ा था। उसने लिमिटलेस डेमन वेनरेबल की रूल पाथ की उपलब्धियों का इस्तेमाल किया और उन्हें अपनी काबिलियत के साथ मिलाया, तब जाकर वो इस बेहतर कल्टिवेशन मेथड को बना पाया। फैंग युआन सोचता रहा। जितना वो सोचता उतना हाई यूज इस रिवाइवल मेथड की गहराई और शानदारी का एहसास होता। इस थोड़े से समय में फैंग युआन इस शानदार टेक्निक की सिर्फ ऊपरी सतह को ही समझ पाया था, लेकिन वो इस शानदारी के सार और उत्पत्ति को नहीं समझ पाया। वो जानता था कि इस मेथड पर चलना सही रास्ता है और रिजल्ट भी उसके लिए आदर्श होगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि इस मेथड में क्या सिद्धांत शामिल थे। लाइफ एंड डेथ इमॉर्टल एपर्चर की व्याख्या सरल कही जा सकती है, लेकिन इसमें शामिल सिद्धांत ऐसे द जो फैंग युआन अभी भी नहीं समझ पा रहा था। लाइफ एंड डेथ इमॉर्टल एपर्चर रिवाइवल मेथड का कंटेंट आसान नहीं था, वो बहुत कॉम्प्लेक्स था। क्योंकि ये हर गू कल्टिवेशन पाथ को अलग अलग रिवाइवल मेथड्स में बांट देता था, उसके अनुसार अलग अलग गू वॉर्म्स को रिफाइन करने की जरूरत थी। जैसे फैंग युआन स्ट्रेंथ पाथ कल्टिवेट करता था, उसे एक मल्टी लेयर्ड गू फॉर्मेशन बनाने के लिए बड़ी मात्रा में एक्सर्ट स्ट्रेंथ गू, अनगिनत डिसअपॉइंटमेंट गू और कई अन्य प्रकार के सहायक गू वॉर्म्स की जरूरत थी। फैंग युआन ने इन विचारों पर ध्यान से सोचा, ये काफी दिलचस्प लगा। मॉर्टल्स जब कल्टिवेशन शुरू करते हैं तो उन्हें अपना एपर्चर जागृत करने के लिए होप गू की जरूरत होती है। यह मेथड हालांकि डिसअपॉइंटमेंट गू और एक्सर्ट स्ट्रेंथ गू की मांग करता था। बिना उम्मीद के निराशा कैसे हो सकती है? बिना निराशा के उम्मीद कहां से आएगी? निराशा और उम्मीद, यह दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के विपरीत लेकिन वो एक साथ मौजूद थे। ये बिल्कुल जिंदगी और मौत के कॉन्सेप्ट जैसा था। अगर एक चला गया तो दूसरे के कॉन्सेप्ट बनने का महत्व भी खत्म हो जाता है। फैंग युआन ने मन हाई मन प्लान बनाया। डिसअपॉइंटमेंट गू और एक्सर्ट स्ट्रेंथ गू सिर्फ मॉर्टल गू हैं, इसलिए उन्हें जमा करना मुश्किल नहीं है। यहां उनके करस्पॉन्डिंग गू रेसिपीज भी हैं। मेन हेरी मेन को उन्हें दिन रात रिफाइन करने का ऑर्डर दे सकता हूं। भले ही जरूरी मात्र बड़ी है, मैं इसे 3 महीनों के अंदर पूरा कर सकता हूं। एक बार पूरा हो गया, मैं तुरंत अपना रिवाइवल शुरू कर सकता हूं और एक लाइफ एंड डेथ इमॉर्टल एपर्चर हासिल कर सकता हूं। सिवाय इसके कि इस तरह से हासिल किया गया लाइफ एंड डेथ इमॉर्टल एपर्चर कुछ हद तक कमजोर होगा, क्योंकि फैंग युआन का स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल एपर्चर पहले से ही ज्यादातर सिकुड़ चुका था। सिर्फ बचे हुए डेड इमॉर्टल एपर्चर को बेस के रूप में इस्तेमाल करके नया बना हुआ लाइफ एंड डेथ इमॉर्टल एपर्चर स्वाभाविक रूप से कमजोर होगा। चाहे वो साइज हो, एनवायरनमेंट हो या उसकी नींव, सब में कमी होगी। जब फैंग युआन को नॉर्दर्न प्लेन्स में असेंड होने के लिए मजबूर किया गया था तो उसके इमॉर्टल एपर्चर की नींव पहले से ही ऊंची नहीं थी। उसका साइज 3500 स्क्वायर किलोमीटर्स था और टाइम की रेट बाहर की दुनिया से 16 गुना ज्यादा थी। एक लो ग्रेड ब्लेस्ड लैंड का साइज ज्यादा से ज्यादा 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स होता है। एक मीडियम ग्रेड ब्लेस्ड लैंड का साइज 2700 स्क्वायर किलोमीटर्स से 4000 स्क्वायर किलोमीटर्स तक हो सकता है। फैंग युआन का पिछला स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल एपर्चर सिर्फ एक मीडियम ग्रेड ब्लेस्ड लैंड था। ए फ्लैट, अगर वो अपने सिकुड़े हुए ब्लेस्ड लैंड को रिवाइव करने के लिए इस्तेमाल करता है
तो वो निश्चित रूप से एक लो ग्रेड ब्लेस्ड लैंड होगा, और इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि वो लो ग्रेड्स में भी सबसे लो ग्रेड का हो। बिना शक के यह फैंग युआन की फ्यूचर कल्टीवेशन के लिए अनुकूल नहीं होगा, लेकिन लाइफ एंड डेथ इमॉर्टल एपर्चर रिवाइवल मेथड के कंटेंट का एक हिस्सा था जिसने फैंग युआन को बहुत ज्यादा उत्तेजित कर दिया। रिफाइनमेंट प्रोसेस के दौरान वो दूसरे स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बीज की लाशों को इमॉर्टल मटेरियल्स के रूप में इस्तेमाल कर सकता था और उन्हें गू फॉर्मेशन में रिफाइन कर सकता था। इससे बनाए गए लाइफ एंड डेथ इमॉर्टल एपर्चर का ग्रेड बढ़ जाएगा, उसका लो ग्रेड ब्लेस्ड लैंड मीडियम ग्रेड में वापस आ सकता है, और जब तक उसके पास पर्याप्त स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बीज होंगे वो शायद अपने ब्लेस्ड लैंड को हाई ग्रेड तक भी बढ़ा पाएगा। जब इमॉर्टल ज़ॉम्बीज मरते हैं तो उनका अपर्चर पूरी तरह से गायब हो जाता है और अपर्चर में मौजूद डाउ मार्क्स इमॉर्टल ज़ॉम्बी के शरीर में रह जाते हैं। इसलिए इमॉर्टल ज़ॉम्बी के शरीर डाउ मार्क्स से भरे होते हैं और खास तरह के इमॉर्टल मटीरियल्स होते हैं। अगर ऐसा ना होता तो ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू बेशर्मी से इमॉर्टल ज़ॉम्बी कब्रिस्तान में घुसकर लाशें चुराने नहीं जाता। इस हिस्से के आखिरी भाग में ये साफ साफ लिखा था, अगर कोई ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी हासिल कर सकता है और यूज रिवाइवल प्रोसेस के दौरान इस्तेमाल कर सकता है, तो बनाया गया लाइफ एंड डेथ इमॉर्टल एपर्चर हाई ग्रेड ब्लेस्ड लैंड को पार करके एक सुपर ग्रेड ब्लेस्ड लैंड बन जाएगा। और इमॉर्टल ज़ॉम्बी के रिवाइव होने के बाद उनके पास ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक होगा। क्योंकि ही लूलैन ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक के साथ एक इमॉर्टल बनी थी और उसके पास एक सुपर ग्रेट ब्लेस्ड लैंड था, फैंग युआन इसके बारे में बहुत कुछ समझता था। सुपर ग्रेट ब्लेस्ड लैंड्स का स्पेस CHEH 1700 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा होता है। हर साल वो 50 से ज्यादा इमॉर्टल एसेंस बीड्स प्रोड्यूस करता है। टाइम की रेट और भी तेज होती है, इसलिए कीमती रिसोर्सेज बहुत कम वक्त में हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक मेरी बैटल स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा सकता है। फैंग युआन का दिल जोश से धड़क रहा था। इस पॉइंट से ये भी समझा जा सकता था कि लाइफ एंड डेथ इमॉर्टल एपर्चर मेथड एक गू इमॉर्टल की एप्टीट्यूड बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका था। 10 एक्सट्रीम फिजिक्स, उनके पास बहुत ज्यादा ताकत थी, लेकिन उनकी कमियां और भी बड़ी थी। क्योंकि टाइम तेज चलता था, कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस जल्दी और ज्यादा बार आती थी, उनकी ताकत बढ़ती जाती थी। गू इमॉर्टल्स की कल्टीवेशन के लिए ये एक बहुत बड़ा ताबू था। इतिहास से पता चलता है कि 10 सुप्रीम वेनरेबल्स में से किसी के पास भी 10 एक्सट्रीम फिजिक्स में से एक नहीं था। यहां तक कि रैंक 8 गू इमॉर्टल्स में भी किसी के पास 10 एक्सट्रीम फिजिक्स में से एक होना बहुत ही दुर्लभ था। शॉर्ट में 10 एक्सट्रीम फिजिक्स वाला इंसान अपने रैंक के लोगों में बेजोड़ हो सकता था और अपने से ऊंचे रैंक वालों से भी लड़ सकता था, लेकिन उनके पास ग्रो करने का पोटेंशियल नहीं होता था और कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस की बारिश के नीचे वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते थे। लेकिन ये बड़ी कमी फैंग युआन के लिए मौजूद नहीं थी। इसका सिर्फ एक रीजन था, उसके पास लाइफ एंड डेथ इमॉर्टल एपर्चर रिवाइवल मेथड था। और एक लाइफ एंड डेथ इमॉर्टल एपर्चर कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस की ताकत को आधा कर देता था। इसने खतरे को एक बिल्कुल स्वीकार करने योग्य स्टार तक कम कर दिया और एक बहुत हाई लाभदायक साइकिल बनाया। मैं साधारण स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडीज जमा करके ज्यादा से ज्यादा एक हाई ग्रेड ब्लेस्ड लैंड हासिल कर सकता हूं, लेकिन अगर मेन 10 एक्सट्रीम फिजिक्स में से एक के इमॉर्टल ज़ॉम्बी का शरीर जमा कर सकता हूं, तो मेरे पास ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक होगा और एक सुपर ग्रेट ब्लेस्ड लैंड भी, और ऊपर से कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस की ताकत आधी हो जाएगी। जब तक मेरे पास कल्टिवेट करने के लिए पर्याप्त समय होगा, मेरी ताकत बढ़ती रहेगी और मेरे पास रैंक 9 के सर्वोच्च सिंहासन के लिए लड़ने का चांस होगा। फैंग युआन की उर्ग जुनून की आग से जल रही थी। रैंक 9 वेनरेबल्स दुनिया में इनविंसिबल ये एक सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त तथ्य था। अगर पुराने जमाने से अब तक कोई 10 एक्सट्रीम फिजिक वेनरेबल नहीं हुआ है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो रैंक 9 वेनरेबल्स में भी सबसे मजबूत होंगे? इस दुनिया में इतिहास में सबसे मजबूत? मेरे पास मेरा पहला मॉर्टल एपर्चर भी है। अगर मेरा रिवाइवल सही से हो जाता है तो मैं इस मेथड का इस्तेमाल फिर से टाइम पाथ कल्टिवेट करने और अपने पहले मॉर्टल एपर्चर को एक सुपर ग्रेट ब्लेस्ड लैंड में बदलने के लिए कर सकता हूं। उस समय मेरे पास न सिर्फ ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक होगा, बल्कि मेरे पास डेसोलेट एंशिएंट मून फिजिक भी होगा। ड्यूअल 10 एक्सट्रीम फिजिक, और समय के साथ एक ड्यूअल 10 एक्सट्रीम फिजिक वेनरेबल। ये सोचकर फैंग युआन की आंखों में लगभग आंसू आ गए। अपनी पिछली जिंदगी के 500 सालों में और इस जिंदगी में वो जगह जगह भटकता रहा, बहुत सी कठिनाइयों को सह और जिंदगी और मौत के बीच खतरे उठाए। आखिरकार अब इस पल
उसे एक उम्मीद भरा रास्ता मिल गया जो उस अमरता की महान महत्वाकांक्षा तक ले जा सकता था। हमेशा की जिंदगी एक भ्रम जैसा लक्ष्य लगता था, लेकिन अगर किसी के पास पर्याप्त ताकत ना हो तो ये एक ऐसा लक्ष्य था जिसका पीछा करना शुरुआत में ही असंभव था। स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बीज पहले से ही कम हैं। जब से मैंने ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन किया है, मैं अलायंस के मेंबर्स को टारगेट नहीं कर सकता। ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक इमॉर्टल ज़ॉम्बी ये कहां से ढूंढूं? HMPH। अभी सिर्फ एक ही सबसे अच्छा टारगेट है, ही लूलैन। अस्पैल फैंग युआन की इर्द में एक खूंखार रोशनी चमकी। भले ही मैंने इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड से भागने में तुम्हारा साथ दिया और बाद में बहुत से फायदे उठाए, एक अच्छा अनुभव रहा, लेकिन जिस महत्वाकांक्षा की मैं तलाश में हूं उसके लिए तुम्हें कुर्बान होना पड़ेगा। एक हल्की सी मुस्कान फैंग युआन के चेहरे पर आ गई। बेरहम संग दिल। चैप्टर 940 फैंग युआन के प्लान्स। जब से यूज लाइफ एंड डेथ इमॉर्टल एपर्चर रिवाइवल मेथड मिला था, फैंग युआन स्वाभाविक रूप से इसका जितना हो सके उतना इस्तेमाल करना चाहता था। चाहे वो उसकी पिछली लाइफ हो या ये कल्टिवेशन एप्टीट्यूड, हमेशा फैंग युआन के लिए एक बड़ा अफसोस था। फ्लैट जब वो इसे ठीक कर सकता था, फैंग युआन ऐसा करने में बहुत खुश था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 10 एक्सट्रीम फिजिक्स के लिए लाइफ एंड डेथ इमॉर्टल एपर्चर रिवाइवल मेथड बहुत हाई आकर्षक था। कल्टीवेशन के लिए जो एडवांटेज ये देता था वो बहुत बड़ा था, लेकिन एक ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल इमॉर्टल ज़ॉम्बी हासिल करना बहुत ही मुश्किल था। पहला, 10 एक्सट्रीम फिजिक्स बहुत कम देखे जाते थे। अगर वो दिखते भी थे तो वो आसानी से कल्टिवेट नहीं कर सकते थे। ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक वाले जो गु इमॉर्टल लेवल तक कल्टिवेट कर पाए वो और भी कम थे। और इसके ऊपर जो इमॉर्टल ज़ॉम्बीज बने और उनके शरीर अभी भी सही सलामत वो शायद मौजूद ही नहीं थे। फैंग युआन ने इतिहास के रिकॉर्ड्स और अपनी यादों को चेक किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए ही लूलन उसका सबसे आसान टारगेट था और सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट और रियलिस्टिक भी। या कहें तो वो उसका इकलौता टारगेट थी। लेकिन फैंग युआन के सामने प्रॉब्लम्स कम नहीं थी। पहला, ही लूलन खुद एक जबरदस्त शख्स थी। उसके पास दिमाग और ताकत दोनों उसकी पिछली लाइफ में उसने इतिहास में अपना नाम बनाया था। ऐसे इंसान से निपटना आसान नहीं था। वो अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ सकती थी और गहरी साजिशें भी रच सकती थी। उससे एनवाई पंगा नहीं लिया जा सकता था। दूसरा, ही लूलैन अकेली नहीं थी। यूस रैंक 7 फेरी लीशन का सपोर्ट था। उनका रिश्ता बहुत गहरा था, वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते। हे लूलैन से निपटने के लिए फैंग युआन को फेरी लीशन से भी निपटना पड़ेगा। तीसरा, फेरी लीशन, ही लूलैन और फैंग युआन के बीच एक अलायंस एग्रीमेंट था। आखिर में, और जो फैंग युआन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ही लूलैन इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड का सच जानती थी। अगर उसने इसे ठीक से हैंडल नहीं किया तो वो ये सच दुनिया को बता देगी। टैब, फैंग युआन का शिकार दुनिया के सारे गु इमॉर्टल्स करेंगे। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के इनहेरिटेंस का लालच इतना बड़ा होगा कि न गिनत लालची गु इमॉर्टल्स यूसपा सुनामी की तरह टूट पड़ेंगे और उस पूरी तरह से डूबा देंगे। कुल मिलाकर ही लूलैन एक शाही पॉक्यूपाइन की तरह थी। अगर उसने उससे निपटने में जल्दबाजी की तो न सिर्फ वो बच सकती थी बल्कि उस भी भारी नुकसान उठाना पड़ता। ही लूलैन, ओ हे लूलैन, अगर तुम्हारे पास ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक ना होता जो मेरी कल्टीवेशन में मदद करता है तो मैं तुम्हें टारगेट करना ही नहीं चाहता। फैंग युआन ने मन ही मन आ भरी। आने वाले दिन में फैंग युआन ने दो पहलुओं पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी। एक तरफ यूज हे लूलन को नुकसान पहुंचाने का एक आसान तरीका सोचना था। दूसरी तरफ वो स्टार थॉट इमॉर्टल गु रिफाइन कर रहा था और लेटेस्ट के जरिए फेरी लीशन से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के तरीकों के बारे में कम्युनिकेट कर रहा था। लेकिन दिन बीतते गए, उसकी सभी चीजों में प्रोग्रेस बहुत धीमी थी। जब से ही लूलन को अपनी कामियों का एहसास हुआ था, उसने मन बना लिया था और अपने ब्लेस्ड लैंड को मैनेज करने पर फोकस किया। क्योंकि वो अब स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड में नहीं छिप सकती थी, वो बाहर छिप गई और लापता हो गई। फैंग युआन डार्क फ्लो जायंट सिटी वापस आने के बाद उसने फिर से अर्थ रेंज जाकर स्टार नाइट म्यूकस जमा करने की कोशिश की। उसके बाद उसने स्टार नाइट म्यूकस का इस्तेमाल करके स्टार थॉट इमॉर्टल गु रिफाइन किया, लेकिन वो फिर से फेल हो गया। फेरी लीशन ने पहले अर्थ पाथ कल्टिवेट किया था, बाद में उसने मुख्य रूप से वुड पाथ के साथ इन्फॉर्मेशन पाथ कल्टिवेट किया। उसके पास माउंटेन प्लेज इमॉर्टल गु था, उसका इन्फॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट निश्चित रूप से फैंग युआन से ज्यादा था। पहले वो डोंगफैंग ट्राइब से निपटने के लिए एग्रीमेंट के खिलाफ गई थी, लेकिन वो अब भी जिंदा और सही सलामत थी। इससे पता चलता है कि वो न सिर्फ एग्रीमेंट्स बनाने में माहिर थी,
बल्कि उन्हें तोड़ने में भी माहिर थी। इंफॉर्मेशन पाथ एग्रीमेंट्स में स्पेशलाइज करता था। तुलना करने के लिए वो तालों की तरह जो दोनों पार्टीज को बांध कर रखते थे। फेरी ली शन एक ताले वाले की तरह थी, वो ताले बनाने में माहिर थी, तो वो उन्हें खोलने में भी जरूर अच्छी होगी। फैंग युआन, फेरी ली शन और ही लू लैन, भले ही उनके बीच एक एग्रीमेंट था, डेडलाइन नजदीक आ रही थी, इसलिए ये एग्रीमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं था। फैंग युआन ने फेरी ली शन को जो रीजन दिया वो था यूज ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन करने के लिए किए गए एग्रीमेंट से निपटना है। फैंग युआन ने ईस्टर्न सी में ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन किया था, वो ज़ॉम्बी अलायंस के एग्रीमेंट से बंधा हुआ था। अगर मैं ही लू लन को हासिल नहीं कर पाया तो मुझे अपनी उम्मीदें कम करनी होंगी और बड़ी संख्या में स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बीज जमा करने होंगे। अगर ऐसा हुआ तो मुझे ज़ॉम्बी अलायंस का एग्रीमेंट तोड़ना पड़ेगा ताकि मेन ज़ॉम्बी अलायंस के कब्रिस्तान से लाशें चुरा सकूं। सावधान फैंग युआन स्वाभाविक रूप से अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखता, वो हर तरह की तैयारियां करता। इसलिए इन पिछले दिन फैंग युआन अक्सर फेरी ली शन से इंफॉर्मेशन पाथ के मेथड्स के बारे में पूछ रहा था। नतीजे ना के बराबर थे। एक तरफ फेरी ली शन फैंग युआन से सावधान थी, वो बहुत तेजी से डेवलप हुआ था, इसने स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड की इस तीसरी लीडर को खतरा महसूस करा दिया था। भले हाई फैंग युआन ने ऊंची कीमत ऑफर की, उसने इमॉर्टल मटेरियल्स ढूंढने का बहाना बनाकर उस माना कर दिया। दूसरा, फैंग युआन को इन्फॉर्मेशन पाथ के बारे में बहुत कम समझ थी, इतने कम अटेनमेंट के साथ उसके लिए इतने कम समय में कुछ सीखना मुश्किल था। तीसरी बात, क्या ज़ॉम्बी अलायंस का एग्रीमेंट इतनी आसानी से टूट जाता? ये उम्मीद करना कि फैंग युआन इतने कम समय में उस तोड़ पाएगा, ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव था। भले ही उसने इन्फॉर्मेशन पाथ में कोई प्रोग्रेस नहीं की, फेरी ली शन से इंटरैक्ट करने के बाद फैंग युआन को नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस के बेस के अंदर से अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बी अलायंस और स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड के बीच की लड़ाई की साफ समझ हो गई थी। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस की चाल बहुत चतुर थी। इन पिछले दिनों में उसने इमॉर्टल ज़ॉम्बीज को लगातार स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड के डिमोनिक पाथ गू इमॉर्टल्स पर हमला करने के लिए भेजा। बहुत से डिमोनिक पाथ गू इमॉर्टल्स की किस्मत पहले से ही खराब थी, उनके लिए इमॉर्टल मटेरियल्स जमा करना मुश्किल था, लेकिन अब इमॉर्टल ज़ॉम्बीज के हंगामे से उन्हें और भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, उनके फायदे पर असर पड़ रहा था। ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू लाचार था। रीजन आसान था, भले ही वो एक रैंक 8 महान एक्सपर्ट था, वो सिर्फ एक अकेला इंसान था। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस के पास 3 रैंक 8 इमॉर्टल ज़ॉम्बीज थे। अगर ब्लेजिंग हेवन डीमनेस जबरदस्ती स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड पर हमला करती तो ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू की बैटल स्ट्रेंथ के साथ ये कहना मुश्किल था कि कौन जीतेगा। लेकिन ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने इससे बचा, उसने ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू की कमजोरी का फायदा उठाया, इसने ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू की जिंदगी को और भी मुश्किल बना दिया। अगर वो हमला करने जाता तो स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड की रक्षा करने के लिए कोई नहीं होता। रक्षा करने वाले गू इमॉर्टल्स में सबसे ऊंचा रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल का था। दूसरी लीडर लेडी वानशो रिफाइनमेंट पाथ में माहिर थी, जबकि तीसरी लीडर फेरी ली शान इन्फॉर्मेशन पाथ कल्टिवेट करती थी, दोनों के पास ज्यादा बैटल स्ट्रेंथ नहीं थी। अगर ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू बाहर हमला करने जाता और उसी के रैंक के किसी एक्सपर्ट ने रोक लिया और स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड को दूसरे रैंक 8 इमॉर्टल ज़ॉम्बीज ने लूट लिया, तो वो नॉर्दर्न प्लेन्स का सबसे बड़ा मजाक बन जाता। खासकर वो ब्लेजिंग हेवन डीमनेस। उसके काम करने का कोई आदर्श नहीं था। उस समय उसने एक 9 हेवंस फ्रैगमेंट वर्ल्ड को भी जला दिया था, जिससे सबका नुकसान हुआ। स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड सिर्फ एक जोड़ तोड़कर बनाया गया ब्लेस्ड लैंड था, इसका डिफेंस नॉर्मल ब्लेस्ड लैंड से कम था, ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू को उससे सावधान रहना पड़ता था। इसलिए भले हाई ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू के पास कमाल की बैटल स्ट्रेंथ थी, ज़ॉम्बी अलायंस के खिलाफ वो नुकसान में था, वो सिचुएशन को पलट नहीं पा रहा था। बैटल स्ट्रेंथ हाई सब कुछ नहीं होती। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस की अनुभवी साजिश ने ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो आसानी से पलटवार नहीं कर पा रहा था। फैंग युआन के पास सब्र रखने के अलावा कोई चारा नहीं था और उसने अपना ध्यान एग्जर्ट स्ट्रेंथ गू और डिसअपॉइंटमेंट गू रिफाइन करने पर लगा दिया। जो फैंग युआन स्टोन नेस्ट्स उसने बनाए थे वो पहले से ही काफी बड़े हो चुके थे। हेरी मैन स्लेव्स की बड़ी संख्या नॉनस्टॉप काम कर रही थी, एग्जर्ट स्ट्रेंथ गू और डिसअपॉइंटमेंट गू की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन वो अभी भी जरूरी मात्रा से काफी लो थे। भले हाई फैंग युआन को वो कीमती रैंक 8 इमॉर्टल मटेरियल्स माइल्ड, उसने उन्हें अभी तक बेचा नहीं था, उसने उन्हें अभी के लिए रख लिया। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस यूज स्टार थॉट इमॉर्टल गू रिफाइन करने के लिए फंड कर रही थी। हर महीने
फैंग युआन का मुनाफा गू वॉर्म्स रिफाइन करने, इमॉर्टल गू को खिलाने और स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड को डेवलप करने में इस्तेमाल होता था। उसने बड़ी मात्रा में क्लाउड सॉइल खरीदी, स्टार फॉर्म लैंड स्पिरिट को उन्हें अरेंज करने का ऑर्डर दिया। वो एक विशाल 3 डायमेंशनल रिवर सिस्टम बनाना चाहता था, इस खुली जगह का इस्तेमाल करके स्टार फ्रैगमेंट ग्रास उगाने के लिए। इसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे थे। अगर ये सफल हो जाता तो इससे होने वाला मुनाफा गट्स गू से कम नहीं होता। लेकिन शुरुआती इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा था। फैंग युआन इसे सिर्फ एक एक कदम करके हाई डेवलप कर सकता था। वो ही लूलैन से निपटना चाहता था, लेकिन इससे उसके गुनाह सामने आ सकते थे। हे लूलैन के लिए सच सामने लाना बहुत आसान था, भले ही एक अलायंस था। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती तो उसके पास फेरी लीशन की मदद थी, उसके पास फैंग युआन से ज्यादा एडवांटेज था। हमेशा से फैंग युआन चिंता में था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल्स की जांच पड़ताल जीरो प्रोग्रेस पर नहीं हो सकती थी। शायद कल सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल्स आकर हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पर हमला कर दें। वो हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड की रक्षा नहीं कर सकता था। एक बार वो चला गया तो स्टारफॉर्म ब्लेस्ड लैंड हाई फैंग युआन की एकमात्र पनागाह होती। जैसा कि कहते हैं, एक चालाक खरगोश 3 बिल बनाता है, और ये तो पुराना शैतान फैंग युआन था। इस दिन फैंग युआन रिफाइनमेंट पाथ गू फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा था, एक खास इमॉर्टल मटेरियल को प्रोसेस कर रहा था। उसके डेड एपर्चर के अंदर मूविंग पर्सपेक्टिव कब गू एक्टिवेट हुआ, जिससे फेरी ली शन का एक लेटर आया। फैंग युआन को यह अजीब लगा, इस लेटर में फेरी ली शन खुद उससे अप्रोच कर रही थी। खोलने पर यह मदद मांगने वाला एक लेटर था। जैसा कि पता चला, फेरी ली शन ने ही चेंग के निशान ढूंढ लिए थे। हे चेंग ही लूलैन का बाप था, वो अपनी मां का बदला लेना चाहती थी। वो एक ऐसा शख्स था जिसे उस मारना ही था। फेरी ली शन के लेटर में फैंग युआन से साथ आकर ही चेंग को मारने के लिए कहा गया था। हे चेंग की हालत अच्छी नहीं थी। सुपर फोर्स हे ट्राइब में पावर रखने वाले एक शख्स के रूप में वो लंबे समय तक लापता रहा। 100 दिन की लड़ाई, और जब तक वो फिर से दिखा वो बुरी हालत में था। उस खुद ही ट्राइब हाई चुपके से शिकार कर रहा था। असल में अपनी जान बचाने के लिए ही चेंग ने रैंक 6 इमॉर्टल गू हाउस डार्क प्रिजन को कुर्बान कर दिया। ये है ट्राइब की ताकत का प्रतीक था, ये उनका ट्रम्प कार्ड भी था। उसने इसे सच में खो दिया। भले हाई ये चेंग के पास बड़ी अथॉरिटी थी, इस सिचुएशन में उस फिर भी ट्राइब के नियमों के अनुसार सजा मिलती। इमॉर्टल गू हाउस डार्क प्रिजन उसका नहीं था। इमॉर्टल गू हाउस बनाने वाले कोर इमॉर्टल गू हे ट्राइब के 4 सुप्रीम एल्डर्स के थे। सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल्स ने डार्क प्रिजन को बांटने के बाद वो इमॉर्टल गू वापस अपने सेक्स में ले गए। उनमें से एक इमॉर्टल गू को पहले हाई एक सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल ने जबरदस्ती रिफाइन कर लिया था। इसलिए हे ट्राइब के सुप्रीम एल्डर्स को इसके बारे में पता चल गया। ही चेंग ने एक बहुत बड़ी गलती की थी, उस सजा मिलनी ही थी। हे चेंग खुद को सौंपना नहीं चाहता था। शैडो सेक्ट की गतिविधियों में हिस्सा लेने से पहले उसने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया था। वो शैडो सेक्ट के बारे में कोई भी डिटेल नहीं बता सकता था। इस अलायंस एग्रीमेंट में एक मजबूत बंदिश थी। हे चेंग अपने ट्राइब को मामला समझा नहीं सकता था, वो सिर्फ भाग सकता था। हे ट्राइब यूज जाने देने को तैयार नहीं था। इमॉर्टल गू हाउस बहुत इंपॉर्टेंट था, ये उनकी डराने की क्षमता और ताकत पर असर डालता था। उस वापस लाना ही था, और ही चेंग हाई इसका क्लू था। इसलिए हे ट्राइब ने गू इमॉर्टल्स को ही चेंग को पकड़ने के लिए भेजा। दोनों तरफ से कई बार लड़ाई होने के बाद ही चेंग बाल बाल बचा। जैसे जैसे हंगामा बढ़ता गया, फेरी ली शन को इसके बारे में पता चला। उसने और ही लूलैन ने इस पर चर्चा की। उन्हें लगा कि अब बदला लेने का सबसे अच्छा समय है, जब ही चेंग को उसके ट्राइब ने छोड़ दिया है। एक गू इमॉर्टल को मारने में एश्योरेंस के लिए उन्हें ज्यादा लोगों की जरूरत थी। इसलिए फेरी ली शन ने तुरंत फैंग युआन से कांटेक्ट किया। अलायंस खत्म होने से पहले अब उनके पास यूज इस्तेमाल करने का एक बेहतरीन मौका था। जबकि यह सच था कि फेरी ली शन ने जो मुआवजा दिया वो बहुत फायदेमंद था, फैंग युआन के अपने भी इरादे ये एक अच्छा मौका था। हे लूलन हमेशा से छिपी हुई थी, सिर्फ एक क्योटिक लड़ाई के दौरान हाई फैंग युआन को एक्शन लेने का मौका मिल सकता था। चैप्टर एंड।